सुबह की सर्द धूप ने मुझे उस घने जंगल में जागा दिया जहां मैं रात भर दरख्तों की शाखों में छुपा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जिस्म के हर हिस्से में छोटे बड़े जख्म खून के खुश्क धब्बे बन चुके थे, और मेरा दिल अब भी इस तेज रफ्तार से धड़क रहा था जैसे कोई पागल घड़ियाल चल रहा हो। मैंने अपने आप को एक गहरी खाई के किनारे पाया। नीचे दरियाए बोरगू का गजबनाक पानी देखकर मेरे होश उड़ गए। रास्ते की मिट्टी पर पगडंडियों के निशानात थे जो मेरे अपने पाँव के नहीं थे, वो किसी बड़े जानवर के थे जो रात भर मेरा पीछा करता रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ, मैंने अपने आप से कहा, मगर फौरन ही ड्रैकुला की वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजी जो उसने मुझे किले से जाने देते वक्त कही थी, तुम और तुम्हारी मंगेतर, तुम दोनों मेरे हो। ये अल्फाज अब मेरे ज़हन पर नक्श हो चुके थे, हर सांस के साथ मेरी रूह को खोखला कर रहे थे। मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मेरी डायरी गायब थी। वो डायरी जिसमें मैंने इंग्लैंड के बारे में हर तफसील दर्ज की थी, मैना का पता, लंदन की सड़कें, मेरे दोस्तों के एड्रेसेस, सब कुछ ड्रैकुला के हाथ लग चुका था। मैंने महसूस किया जैसे मैंने नादानिस्ता तौर पर न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पूरे मुल्क को खतरे में डाल दिया है। भूख और प्यास ने मुझे मजबूर किया कि मैं करीब के एक गांव की तरफ चलूं। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छन छन कर आ रही थी, मगर इसमें कोई गर्मी नहीं थी। जैसे ही मैंने पहला घर देखा, एक झुंपड़ी जिसकी छत पर धुआं उठ रहा था, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे के पीछे से मुझे देखा और चीख मारकर अंदर भाग गई। शैतान, वो लौट आया, इसने किले को छोड़ दिया है। इसके चलाने की आवाज़ सुनकर तमाम गांव वाले अपने घरों से निकल आए। हर एक के हाथ में लकड़ी की मूछें, कुल्हाड़ियाँ और खेती के औजार थे। उनकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों थे। मैं अंग्रेज़ हूँ, मैंने सिर्फ मदद चाहिए है। मैंने इल्तिजा की, अपने हाथ हवा में उठाकर। एक बढ़िया आगे बढ़ी, इसकी कमर झपकी हुई थी और चेहरे पर झरियाँ तारीफ की किताब की तरह कहानियाँ सुनाती थीं। तुमने इसके किले में जाने की जुर्रत की, तुमने हमें सबको खतरे में डाल दिया है। वो अब तुम्हारे पीछे आएगा और हम सबको मार डालेगा। इन्होंने मुझे भाग जाने को कहा, सिर्फ एक रोटी और पानी का मशकीज़ा देकर। जाओ और कभी वापस मत आना। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, और अपने पीछे कोई निशान मत छोड़ना। अगले 3 दिन मैंने जंगलों में गुजारे। हर शाम जब सूरज डूबता, मुझे वही डरावनी आवाज़ें सुनाई देतीं, भेड़ियों के रोने की आवाज़ें जो मेरा पीछा कर रही थीं, मगर वो आम भेड़िए नहीं थे। इनकी आँखें सुर्ख थीं और वो ऐसे चलते थे जैसे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मैंने महसूस किया जैसे ड्रैकुला की नज़रें मुझ पर हैं, हर कदम पर मेरी निगरानी कर रही हैं। एक रात मैंने दरख्त की शाख पर सोते हुए एक अजीब ख्वाब देखा। मैना एक सफ़ेद कफन में मलबूस ड्रैकुला के हाथ में खड़ी थी और वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। फिर इसका चेहरा बदल गया, उसकी आँखें सुर्ख हो गईं और वो खुद ड्रैकुला बन गई। आखिरकार थका हारा, भूखा और नफसियाती तौर पर टूटा हुआ मैं बुदापेस्ट पहुंचा। शहर की रोशनियां देखकर मेरे आंसू निकल आए। जब मैंने इंग्लैंड का कौंसल देखा, मैं रो पड़ा, ऐसे रोना जो मेरी रूह की गहराइयों से आया था। मेरी हालत देखकर सब हैरान रह गए। मैं कमज़ोर, बीमार और ज़हनी तौर पर बुरी तरह टूटा हुआ था। मिस्टर हारकर, हमने आपको मुर्दा समझ लिया था, कौंसल ने कहा, इसकी आंखों में हकीकी हैरत थी। आपके होटल से आखिरी ख़त के बाद से 3 माह हो चुके हैं। आपके होटल के कमरे में आपका सामान मौजूद था और हमने आपको ढूंढने के लिए तलाश मुहिम भेजी थी। 3 माह, मैं तो सिर्फ चंद हफ्ते ही वहाँ रहा था। वक्त ने मुझे धोखा दिया था, या शायद ड्रैकुला की ताकतों ने। वो वक्त पर काबू पाने का दावा करता था और अब मैं समझ रहा था कि ये महज बुहतान नहीं था। जून 1893 का आखिर था जब मैं फाइनलमेंट इंग्लैंड वापस पहुंचा। मैना मुझे देखकर खुशी से बेकाबू हो गई, मगर जब उसने मेरी हालत देखी तो इसकी खुशी फिक्र में बदल गई। जोनाटन प्यारे, तुम्हें क्या हवा? तुम बीमार लग रहे हो, उसने कहा, मेरे हाथों को अपने नरम हाथों में लेकर। मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत और खौफ दोनों देखा। मैंने इसे सब कुछ बताने का फैसला किया। ड्रैकुला, किला, वो सब खौफनाक रातें। मगर अल्फाज मेरे हलक में फंस गए।
मैना ने अपनी डायरी में लिखा, जुलाई 26, आज जोनाटन वापस आया। वो बदल गया है, इसकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो मैं जानती थी। वो रात को चीखता हुआ जागता है और ड्रैकुला का नाम लेकर मदद मांगता है। कभी कभी वो स्वीडिश और रोमानियनी जबान में बुड़बड़ाता है, ऐसी जबानें जो वो कभी नहीं जानता था। जुलाई 28, उसने मुझे अपनी डायरी दी। मैं इसे पढ़कर कांप उठी। क्या ये सब सच हो सकता है? वैम्पायर्स, रूहें और जिंदगी और मौत के राज। जोनाटन का ज़हन ठीक है, मैं जानती हूँ, मगर उसकी कहानी इतनी खौफनाक है कि मैं सोचती हूँ कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। जुलाई 30, मैंने भी अजीब ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। एक लंबा पुरस्कार शख्स जो रात को मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होता है। जोनाटन कहता है कि ये ड्रैकुला है और वो मेरे ज़हन तक पहुँच रहा है। आज रात मैंने अपनी खिड़की के बाहर एक बड़े सियाह परिंदे को देखा, इसकी आँखें इंसानी थीं। इधर वाइटबी में अगस्त की एक खौफनाक रात थी। समंदर गुस्से में था, हवा में एक अजीब सी बू थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे जोनाटन ने अपनी डायरी में बयान की थी। फूलों की महक के साथ साथ मिट्टी और खून की बू। मिसेस वेस्टनरा की बेटी लोसी, जो मेरी करीबी सहेली थी, अपने दोस्त आर्थर हॉलमवुड के साथ साहिल पर सैर कर रही थी। अचानक इन्होंने एक जहाज देखा जो तूफान में घिरा हुआ था, रूस से आया हुआ माल बरदार जहाज डेमेटर, जो अजीब तौर पर बगैर किसी रोशनी के समंदर में तीर रहा था। जहाज साहिल से टकरा गया। जब मकामी लोगों ने जहाज पर चढ़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। कप्तान अपने हाथ में कंपास पकड़े हुए मरा पड़ा था, इसकी आँखें खौफ से फटी हुई थीं और उसके होंठों पर एक जमे हुए खून की तह थी। जहाज पर कोई जिंदा शख्स नहीं था, सिर्फ 50 बड़े डब्बे थे जो किले की मिट्टी से भरे हुए थे। एक डब्बा खिला हुआ था, इसके अंदर से ताज़ा खून रस रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से निकला हो। अगले चंद दिनों में लोसी की सेहत गिरती चली गई। डॉक्टर हैरान थे, वो खून की कमी का शिकार थी, मगर कोई वजह नहीं मिल रही थी। वो दिन बदन कमज़ोर होती जा रही थी, इसका चेहरा मुर्दा जैसा होता जा रहा था। एक सुबह इसकी गर्दन पर 2 छोटे निशान देखे गए, बिल्कुल वही जो जोनाटन ने ड्रैकुला की 3 औरतों के बारे में बयान किए थे। लोसी की हालत देखकर आर्थर ने अपने उस्ताद डॉक्टर इब्राहिम वॉन हेल्सिंग को बुलाया, एक डच डॉक्टर जो गैर मामूली अमराज का माहिर था, जिसकी शोहरत पूरे यूरोप में थी। वॉन हेल्सिंग ने लोसी को देखते ही संजीदा हो गया। इसने लोसी की आँखों, नाखूनों और दांतों का मुआयना किया, फिर उसके गले पर हाथ फेरा जहां वो निशानात थे। ये कोई आम बीमारी नहीं है, उसने गहरी संजीदगी से कहा, अपनी मूंछों को थामे हुए। ये तो वो लानत है जो सदियों से मेरा पीछा कर रही है। मैंने पहले भी ऐसे मामलात देखे हैं, पोलैंड में, हंगरी में और अब यहाँ इंग्लैंड में। रात गए, जब सब सोए हुए थे, वॉन हेल्सिंग ने लोसी के कमरे में छपकर देखा। आधी रात के करीब उसने एक तारीक साया देखा जो खिड़की से अंदर आया, एक धुंधला सा वजूद जो ठोस नहीं लग रहा था। वो साया लोसी के बिस्तर के पास गया, उसके ऊपर झुका और इसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। सुबह लोसी की हालत और भी खराब थी, इसकी गर्दन पर नए निशानात थे और उसके तकिए पर खून के छींटे थे। वॉन हेल्सिंग ने फौरन आर्थर को बुलाया। तुम्हारी मंगेतर को एक वैम्पायर का निशाना बनाया जा रहा है, उसने संजीदगी से कहा, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ। ये कोई आम चोर या कातिल नहीं है। ये एक ऐसी मखलूक है जो सदियों से जिंदा है, जो खून पीती है और जो मौत से नहीं डरती। हमारी लड़ाई अब शुरू होती है और ये कोई आसान लड़ाई नहीं होगी। उसी दौरान लंदन के ईस्ट एंड में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक नौजवान औरत की लाश मिली, इसके गले में भी वही 2 निशानात थे और इसका सारा खून निकल चुका था। पुलिस हैरान थी, मगर वॉन हेल्सिंग जानता था कि ड्रैकुला इंग्लैंड में अपनी हुक्मरानी कायम करने आया है और ये सिर्फ आगाज़ था। जोनाटन और मैना ने अखबार में यह खबर पढ़ी तो वो समझ गए कि ड्रैकुला अपने वादे को पूरा कर रहा है। वो दोनों अब जान चुके थे कि इनकी जंग अब सिर्फ अपनी जान की नहीं, बल्कि पूरे इंग्लैंड की बका की थी। ड्रैकुला न सिर्फ इनके पीछे आया था, बल्कि
وہ ایک نئی سلطنت قائم کرنے آیا تھا، ایک ایسی سلطنت جس میں وہ خون اور موت کا حکمران ہوگا۔ قسط 4 کا اختتام وان ہیلسنگ کے اس جملے پر ہوتا ہے، ہماری لڑائی اب شروع ہوتی ہے اور یہ کوئی آسان لڑائی نہیں ہوگی۔ ڈریکولا اپنی جنگ شروع کر چکا تھا۔